लग जा गले के फिर हंसी रात हो। वह संगीतकार जिसे 70 के दशक में गजलों और सुरीले धुनों का बादशाह कहते थे। तुम जो मिल गए हो। संगीत तो उनके रग रग में बसा हुआ था। उनके संगीत में करुणा और विछोह का भाव मिलता था। उनके संगीत में समाज की झलकियां भी मिलती थी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये संगीतकार सुरों की रचना करने से पहले सरहद पर एक फौजी के रूप में भारत माँ की रक्षा किया करते थे। तुम्हारी धूप के साए में शाम कर लूं। जब इस संगीतकार ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर हिंदी सिनेमा में कदम रखा, तब एक समय ऐसा आया जब स्वर कोकिला लता जी ने इन्हें ऑलमोस्ट इग्नोर किया, ये समझते हुए कि एक रईस शहजादे हैं जो म्यूजिक डायरेक्टर बनने का ढोंग कर रहे हैं, इन्हें म्यूजिक नहीं आता। लेकिन समय के साथ साथ लता जी की ये राय बिल्कुल बदल गई। यहाँ तक ही नहीं दोस्तों, लता जी के जितने भी मशहूर गाने हैं वो ज्यादातर गाने इसी संगीतकार के थे। तुम चल रहे हो, हम चल रहे हैं, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे। जिन्होंने जीते जी तो इतिहास रचा ही, लेकिन अपने मौत के 29 साल बाद भी इतिहास रच डाला। और वो इतिहास ये था कि 29 साल बाद एक सुपर हिट फिल्म में इन्होंने म्यूजिक दी। क्या आपको विश्वास हो रहा है दोस्तों? दो पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहां। आखिर क्यों चमत्कारी धुनों के बादशाह कहे जाने वाले इस संगीतकार को किसी अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया? वो जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह। तो कौन थे ये संगीतकार और क्यों अपने ही घर में चोरों की तरह घुसते थे? और लता जी के मना करने के बावजूद उन्होंने अपने साथ लता जी को गाने से कैसे मनाया? आई बरखा बहार परे अंगना हुआ सैया। दोस्तों, ये वही संगीतकार हैं जिनके एक गीत को सुनकर नौशाद साहब जैसा महान संगीतकार अपने संगीत के खजाने को लुटाने के लिए तैयार हो गए। और क्यों मखमली संगीत की रचना करने वाले इस महान संगीतकार को वह पहचान नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के अद्भुत संगीतकार मदन मोहन जी के बारे में। तो जानेंगे इन तमाम बातों को इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं नैना टॉकीज। जिन्होंने अपनी बेमिसाल धुनों और गजलों से भारतीय सिनेमा को अलग मुकाम तक ले जाने में बेहद योगदान दिया। मेरे मन के द्वारे ढूंढता फिर वही। साल 1924 में 25 जून की तारीख थी। बगदाद जो आज इराक में है, एक हिंदू परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। परिवार ने बहुत ही प्यार से उनका नाम मदन रखा। जहां उनके पिता राय बहादुर चुन्नी लाल कोहली इराकी पुलिस में अकाउंटेंट जनरल के रूप में काम कर रहे थे। इनका पूरा नाम मदन कोहली था। उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक 5 साल बगदाद में ही बिताए। इराक जब ब्रिटिश राज से आज़ाद हुआ तो साल 1932 में राय बहादुर चुन्नीलाल कोहली वापस भारत लौट आए। दोस्तों, यहाँ उनका परिवार अपने घर चकवाल में रहने लगा, जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम जिले में है। दोस्तों, वैसे तो चुन्नीलाल साहब ने बेशुमार दौलत इकट्ठा की थी और वो इसे किसी अच्छी जगह निवेश करना चाहते थे। इसीलिए व्यवसाय के लिए मुंबई पहुंच गए। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री तेजी से उभर रही थी और चुन्नीलाल जी को इसमें अपना पैसा लगाना उचित लगा। उन्होंने तब की सबसे बड़ी फिल्म कंपनियों बॉम्बे टॉकीज और फिल्मिस्तान स्टूडियो में हिस्सेदारी खरीद ली।
मदन मोहन की प्रारंभिक शिक्षा पाकिस्तान के झेलम में हुई। स्कूली दिनों में ही उन्होंने करतार सिंह से शास्त्रीय संगीत सीखने का मन बनाया। हालांकि उन्हें संगीत का कोई औपचारिक प्रशिक्षण कभी नहीं मिला। प्राइमरी स्कूल खत्म करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मदन मोहन मुंबई पहुंचे। वहां उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित बच्चों के कार्यक्रमों में परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, उस समय उनकी उम्र महज 11 साल थी। घर में फिल्मी माहौल था, इसलिए मदन मोहन बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता इसके सख्त खिलाफ थे। मदन मोहन के बचपन के दिनों का एक वाकया बहुत मशहूर है। मदन मोहन के पिता मुंबई में मरीन लाइंस में रहा करते थे। वहीं बगल की कोठी में नरगिस की मां जद्दन बाई की थी। मदन मोहन जब भी मुंबई घूमने आते थे तो उनका संगीत प्रेम उन्हें अपनी ओर खींच ही लेता था। मदन मोहन अपने पिता के सोने के बाद रोज रात को चुपचाप घर से निकल जाते थे और पड़ोस की संगीत महफिल में शामिल होते थे। यह संगीत का महफिल पड़ोस में जद्दन बाई के घर लगती थी। मदन मोहन जद्दन बाई की महफिल का लुत्फ उठाकर वापस लौटते थे तो अपने ही घर में दोस्तों वो चोरों की तरह घुसते थे। वह पिता के डर से पीछे के दरवाजे से दाखिल होते थे और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाते थे। यह सिलसिला लंबे समय तक चला। इसी दौरान उनकी नरगिस से भी गहरी दोस्ती हो गई थी। साल 1943 में पिता के कहने पर मदन मोहन साहब ने आर्मी ज्वाइन कर ली। उनकी शुरुआती ट्रेनिंग देहरादून में ही हुई और कुछ समय के बाद उनकी पोस्टिंग दिल्ली हुई। 2 साल बाद उनका मन सेना की नौकरी में नहीं लगा। पहला मौका मिलते ही उन्होंने फौज की नौकरी छोड़ दी और आ गए संगीत की दुनिया में। साल 1946 में मदन मोहन साहब का चयन ऑल इंडिया रेडियो के लखनऊ केंद्र में हो गया। इन दिनों वे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के लिए संगीत तैयार करते थे। दोस्तों, यहाँ काम करते हुए न केवल उन्हें संगीत का ज्ञान हुआ बल्कि संगीत जगत से जुड़े कई संगीतकारों के संपर्क में आए, जिसमें से उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद अली अकबर खान और गजल गायिका बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी जानी मानी हस्ती शामिल है। गजल गायिका बेगम अख्तर और बरकत अली साहब का उन पर विशेष प्रभाव हुआ। इस दौरान मदन मोहन के मन में संगीतकार बनने की चाह उठी। जब पहली बार उनके पिता ने आकाशवाणी में उनका दिया संगीत सुना तो वो भावुक हो गए। पिता ने बेटे को संगीत में अपना करियर बनाने की इजाजत दे दी। फिर क्या था दोस्तों, अपने सपनों को नया रूप देने के लिए मदन मोहन लखनऊ से मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद मदन मोहन की मुलाकात SD बर्मन, श्याम सुंदर और C रामचंद्र जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ बतौर सहायक काम करने लगे। 40 के दशक के अंत में देवेंद्र गोयल फिल्म आंखें बना रहे थे, जो साल 1950 में रिलीज हुई। फिल्म में मदन मोहन को बतौर संगीतकार काम करने का मौका मिला, वो भी पहला मौका था दोस्तों। इस फिल्म का गाना हमसे नैन मिलाना सुपरहिट रहा। इस फिल्म की सफलता के चलते मदन मोहन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। आंखें के गाने मोहम्मद रफी, शमशाद बेगम और मीना कपूर ने गाए थे। हालांकि वो लता मंगेशकर से गवाना चाहते थे, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुई। दरअसल लता जी ने शुरुआत में सोचा कि मदन मोहन एक अमीर पिता की बिगड़ी हुई संतान है और अपना शौक पूरा करने के लिए संगीतकार बनने का स्वांग रच रहे हैं। लेकिन जब वो मदन मोहन जी की शख्सियत से वाकिफ हुई तो उनकी फैन बन गई। यतीन्द्रनाथ मिश्र की किताब लता सुर गाथा के एक पन्ने में इस कहानी का जिक्र है। दरअसल लता जी ने मदन मोहन के साथ अपने रिश्ते की कहानी सुनाते हुए बताया था कि एक बार मदन मोहन लता के घर पहुंचे। उस दिन रक्षाबंधन था। मदन मोहन इस बात से बेहद दुखी थे कि उनकी पहली फिल्म में लता नहीं थी। फिर वे लता जी को घर ले गए और कहा कि तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तब हमने भाई बहन का गीत गाया था। आज से तुम मेरी छोटी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया। आज से तुम अपने भाई की हर फिल्म में गाओगी। दोस्तों, लता मंगेशकर मदन मोहन की चहेती गायिका थी। वह अपनी हर फिल्म के लिए लता मंगेशकर से ही गाने की गुजारिश किया करते थे। और दोस्तों, लता जी भी मदन मोहन साहब को गजलों का शहजादा कहकर बुलाते। मैं तो तुम संग नैन मिला के। इसके बाद तो मदन मोहन साहब को एक के बाद एक फिल्में मिलती रहीं। 1950 के दशक की शुरुआत में मदन मोहन ने करीब दर्जन भर फिल्मों में संगीत दिया, जो बेहद लोकप्रिय हुए। इनमें से साल 1951 में आई फिल्म अदा और मदहोश
साल 1952 में आई खूबसूरत वो आशियाना, साल 1953 में आई धुन और बागी, साल 1955 में रिलीज हुई रेलवे प्लेटफॉर्म आदि फिल्मों ने उन्हें एक प्रतिष्ठित संगीतकार बना दिया। साल 1956 में मेम साहब, 50-50, भाई भाई वो पॉकेट मार, साल 1957 में शेरू, समंदर, गेटवे ऑफ इंडिया, देख कबीरा रोया आदि फिल्मों के गीतों के जरिए वो दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गए। मेरे बिना तुम बिन रोए, सजना सजना। दोस्तों साल 1958 में चंदन, खजांची, अदालत, जेलर और नाइट क्लब जैसी फिल्मों के संगीत ने धूम मचा दी। मेरी अखियों में झूमे देखो साजन का प्यार, जैसे पड़ती फुहार। उनकी एक और फिल्म आखिरी दाव में रफी साहब के गाए गीत तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, ये गीत तो आज भी लोगों की जुबान पर कायम है। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा तेरे सामने। मदन मोहन साहब 1960 के दशक में राजा मेहंदी अली के साथ काम करने लगे। उनके साथ उन्होंने कुछ रूमानी गीतों की रचना की, जिसमें साल 1960 में बहाना, साल 1961 में सेनापति के गाने श्रोताओं के बीच आज भी लोकप्रिय हैं। साल 1962 में ही आई एक और फिल्म अनपढ़, जिसके संगीत ने दुनिया को एक नए सुर से रूबरू कराया। संगीत की दुनिया को मदन मोहन के रूप में गजलों का बेताज बादशाह मिल गया था। यह किस्सा भी बहुत फेमस है दोस्तों कि उसी फिल्म का एक और गीत, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। इस गीत ने संगीत सम्राट नौशाद को इस कदर प्रभावित किया कि उन्होंने मदन मोहन से इस धुन के बदले अपनी संगीत का पूरा खजाना लुटा देने की इच्छा जाहिर की थी। 3 दशकों में इन्होंने दर्जन भर से अधिक फिल्मों में अपना संगीत दिया। मदन मोहन के पसंदीदा गीतकार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो राजा मेहंदी अली खान, राजेंद्र कृष्ण और कैफी आजमी का नाम सबसे पहले आता है। साहिर लुधियानवी और मजरू सुल्तानपुरी ने भी इनके साथ कुछ फिल्मों में काम किया है। 1950 के दशक में मदन मोहन ने राजेंद्र कृष्ण के साथ कई गानों में संगीत दिया। जरूरत है जरूरत है जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की। तो मदन मोहन का संगीत परवान चढ़ रहा था, लेकिन उन्हें कभी भी फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा नहीं गया। हालांकि इस बात की उन्हें कुछ फिक्र नहीं थी जब साल 1964 में उनकी फिल्म वो कौन थी आई। इस फिल्म के गाने उस जमाने के हर प्रेमी दिल के लिए मानो एक ठंडी हवा का झोंका लेकर आए थे। लग जा गले के फिर हंसी रात हो। उस साल मदन मोहन को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, लेकिन अवार्ड नहीं मिला दोस्तों। साल 1965 में आई हकीकत में मोहम्मद रफी की आवाज से सजा यह गीत, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, आज भी दोस्तों ये श्रोताओं में देशभक्ति के जज्बे को बुलंद कर देता है। मदन मोहन के संगीत निर्देशन में आशा जी ने भी साल 1966 में आई फिल्म मेरा साया के लिए गाया है। इस फिल्म का गाना झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, इस गीत ने उस समय तहलका मचा दिया था, जिसे सुनकर श्रोता आज भी झूम उठते हैं। इवन आज भी ये गाना उतना ही मशहूर है जितना उस समय हुआ करता था। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका। मदन मोहन का एक संगीतकार के रूप में करियर का ग्राफ हाई हो रहा था, लेकिन इंडस्ट्री में वह मुकाम नहीं मिल रही थी जिसका सपना उन्होंने देखा था। मदन मोहन साहब अंदर ही अंदर घुटते जा रहे थे। बाद के वर्षों में मदन मोहन साहब ने शराब पीना शुरू कर दिया था। इनसे छुटकारा पाने के लिए उनकी मां ने शीला नाम की एक घरेलू लड़की से शादी करा दी। इन्होंने साल 1950 से 1970 के अगले 3 दशकों तक बॉलीवुड पे राज किया। 3 दशकों में इन्होंने करीब 85 फिल्मों में अपना संगीत दिया, जिनमें से कई हिट तो कई सुपरहिट रहे। कहते हैं साहिर लुधियानवी के साथ काम करने में मदन मोहन सहज महसूस नहीं करते थे और इसीलिए साल 1976 में आई फिल्म लैला मजनू के लिए संगीत देने में उन्होंने देर भी की। हालांकि निर्देशक हरनाम सिंह रवेल के खास अनुरोध पर उन्होंने इस फिल्म के लिए साहिर के लिखे गीतों को संगीत दिया और इसके गाने आज भी याद किए जाते हैं दोस्तों। ये किस्सा भी बहुत मशहूर है कि साल 1975 में जब ऋषि कपूर और रंजीता की फिल्म लैला मजनू बन रही थी,
तब गायक के रूप में किशोर दा का नाम आया, परंतु मदन मोहन ने साफ कह दिया कि पर्दे पर मजनू की आवाज तो रफी साहब की ही होगी और अपने पसंदीदा गायक मोहम्मद रफी से ही उन्होंने गवाया। कर तेरा नाम ज़मीं पर उसको सजदे करता है, उसको सजदे। दोस्तों, महान संगीतकार ओपी नैयर, जिन्होंने अपने पूरे करियर में लता जी से एक भी गीत नहीं गवाया, दोनों की जोड़ी की प्रशंसा किया करते थे। उनका कहना था, मैं नहीं जानता कि लता मंगेशकर मदन मोहन के लिए बनी हुई हैं या मदन मोहन लता मंगेशकर के लिए, लेकिन अब तक न तो मदन मोहन जैसा संगीतकार हुआ और न लता जैसी गायिका। साल 1967 में आई फिल्म नौनिहाल, साल 1970 में आई फिल्म दस्तक के लिए मदन मोहन को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1972 में परवाना, साल 1973 में हंसते ज़ख्म मदन मोहन साहब के जीवन की सबसे अनोखी रचना में एक थी। मिल गए हो तो ये लगता है। अपने मधुर संगीत से श्रोताओं के दिलों में एक खास जगह बनाने वाले इस अद्भुत संगीतकार ने 14 जुलाई सन 1975 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन के बाद 2 ऐसी सुपरहिट फिल्में आई, मौसम और लैला मजनू, जो म्यूजिकल हिट रही। इनके निधन के 29 साल के बाद एक अद्भुत घटना घटी। हुआ यूं कि मदन मोहन के बेटे संजीव कोहली ने अपने पिता के न इस्तेमाल किए हुए धुनों को यश चोपड़ा साहब को सुनाया और सन 2004 में यश चोपड़ा साहब ने फिल्म वीर जारा के 8 गाने इसी धुन पर बनवाए। सबसे मजेदार बात यह है दोस्तों कि इस फिल्म के 8 गानों में स्वर कोकिला लता जी ने अपनी आवाज दी है। तो इस तरह से एक बार फिर से इस भाई बहन की जोड़ी ने एक कालजयी रचना तैयार की और इतिहास रच डाला। ये एक ऐतिहासिक घटना थी। संगीत के इस महान संगीतकार मदन मोहन साहब को हमारा सलाम है। हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें। अगर वीडियो के माध्यम से आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलती हूँ आप सबसे अगली वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। नमस्कार।